हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 22 मई 2025 को एक ऐतिहासिक जजमेंट दी थी। इसके अंदर इन्होंने 2019 के सभी रिक्रूटमेंट से जो सोशियो इकोनॉमी के 10 नंबर है उनको खत्म कर दिया था और सरकार को आदेश दिया था कि आप बिना सोशियो इकोनॉमी मार्क्स के आधार पे एक नया रिजल्ट पब्लिश करो। इस रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट को 3 महीने का टाइम दिया था और वो 3 महीने का टाइम भाई अगर हम 22 मई से देखें तो 22 अगस्त को वो खत्म होने लग रहा है। लेकिन 22 अगस्त खत्म हो चुकी है, आपको पता उससे 10-12 दिन और ऊपर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी नया रिजल्ट सरकार ने पब्लिश नहीं किया है। इस वीडियो के अंदर हम यही सब देखेंगे कि भाई ये रिजल्ट पब्लिश क्यों नहीं किया गया, आगे क्या हो सकता है, आपका रिजल्ट कब पब्लिश हो सकता है, इस केस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इस वाले जजमेंट के ऊपर प्रेजेंट में कौन कौन सी सीओसीपी की एप्लीकेशन लगी हुई है, कौन कौन सी रिव्यू की पेटिशन इसके अंदर लगी हुई है, किस किसने लगाई है और उन सब का प्रेजेंट में स्टेटस क्या है और उनके अंदर आगे क्या हो सकता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाय हर्ष दहिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हरियाणा के सभी एग्जाम के रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। एग्जाम का एनालिसिस हो गया, क्विक अपडेट हो गई, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो गई, एक्सेल एनालिसिस, कोर्ट केस की सही इन्फॉर्मेशन, बिना किसी क्लिक बेट के आपको यहाँ पे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर हरियाणा एग्जाम अपडेट्स इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं आपको एनालिसिस वगैरह करवाता हूँ या और जो वीडियो वगैरह देता हूँ उसमें जो जो पीडीएफ वगैरह यूज की होती है, एक्सेल शीट वगैरह जो होती है, वो सारी की सारी मैं आपके साथ इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा अगर आप टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एई जेई सिविल क्लब हरियाणा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो के ऊपर ही आ जाते हैं। तो भाई जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, भाई पंजाब हाई कोर्ट का ये जजमेंट 22 मई 2025 को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। इसी प्रकार का एक ऐतिहासिक फैसला 31/5/2024 को भी सुनाया गया था, जिसके अंदर जो 5 नंबर थे ना सीईटी 2022 के अंदर जो देने लग रहे थे उनको खत्म कर दिया गया था। उसी प्रकार से 22 मई 2025 का फैसला 2019 की जितनी भी रिक्रूटमेंट थी, भाई 2019 में एक अधिसूचना आई थी जिसमें 10 नंबर सोशियो इकोनॉमी के दिए जा रहे थे, उसको एक क्वेश कर देती है। इस केस के मेन पेटिशनर कौन थे, तो मेन जो केस भाई आप देख सकते हो पहले नंबर पे कौन था, नीरज, दीपक, संदीप कुमार, नवीन कुमार। अब ये नीरज ने किसके ऊपर केस किया हुआ था, जो डीएचबीवीएन के अंदर जूनियर सिस्टम इंजीनियर की रिक्रूटमेंट थी उसके ऊपर केस किया हुआ था। वो सारी चीजें इन्होंने इस जजमेंट के अंदर बताई भी रखी है। भाई नीरज ने क्या क्या कहा, दीपक का केस हो गया, ठीक है, संदीप कुमार, राजवीर, दीप्ति हुड्डा, ये मोनिका रमन वाला भी आप काफी देख सकते हो, ये भी लड़की काफी हाईलाइट हुई थी, ठीक है, इसका भी डीएचबीवीएन के अंदर जूनियर सिस्टम इंजीनियर का केस था शायद। दीपक दहिया वाला ये भाई पुलिस वाला केस था, ठीक है, पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं कांस्टेबल वाला केस हो गया इसका। नम्रता वाला केस, नम्रता का उसका था इसमें कलरक वाला, ठीक है, इसने कलरक की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे इसके अंदर अलग अलग पेटिशन लगी हुई थी, नई आने लगाई थी आशीष कुमार ने, अभिमन्यु मलिक ने। और उसके अंदर आप ये भाई मेन बात पढ़ सकते हो, जैसे जो नीरज वाला केस था उसमें देखिए नीरज ने किसके लिए अप्लाई किया था, डीएचबीवीएन के अंदर जूनियर सिस्टम इंजीनियर के अंदर इसने अप्लाई किया था। और इसके कितने नंबर थे, नीरज ने कहा कि भाई मेरे तो 90 में से 90 नंबर है। नीरज ने क्या कहा, मेरे 90 मार्क्स हैं, ये स्कोर 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स। बाकी इस लड़के के पास रिजर्वेशन भी था, इसके पास किस चीज का रिजर्वेशन था, टीईएसएम का, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। लेकिन जो ईएसएम के द्वारा ही सारी पोस्ट भरी गई तो डीईएसएम की कोई पोस्ट खाली नहीं मिली और जनरल के अंदर इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो 10 नंबर सोशियो इकोनॉमी के मिलने लग रहे थे ना, उसकी वजह से कट ऑफ कितनी चली गई, 93 मार्क्स। अब आप इस चीज को खुद इमेजिन करके देख सकते हो, आप भाई किसी एग्जाम को देने जाओ, वो कितने नंबर का, आप 90 मार्क्स का एग्जाम दो और उसकी कट ऑफ कितनी चली जाए, 93 मार्क्स उसकी कट ऑफ चली जाए, तो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, जो आम बच्चा है हरियाणा का, उसका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से कोर्ट ने इस पूरी की पूरी जो भाई 10 नंबर इसमें सोशियो इकोनॉमी के देने लग रहे थे उसको क्या कर दिया, क्वैश कर दिया था। ये कहा कि भाई आर्टिकल 14, 15 और 16 का ये उल्लंघन करते हैं। उसके बाद क्या कहा कि भाई आप नया रिजल्ट पब्लिश करो और जो 10 नंबर हटके 10 नंबर को अगर हम हटा दें तो जो नई मेरिट बनती है उसके आधार पे आप बच्चों का क्या करो, उसके आधार पे आप बच्चों का सिलेक्शन करो। और 3 महीने का टाइम दिया और 3 महीने के हिसाब से लास्ट डेट हमारी 22 अगस्त बनती है और 22 अगस्त तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जब मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ आज हो चुकी है 4 सितंबर, तो अभी तक कुछ भी इसके ऊपर अपडेट नहीं आया है। बाकी इस वाले जजमेंट को हम ऐतिहासिक कह सकते हैं क्योंकि ये विन विन सिचुएशन थी। जो बच्चों ने केस किया हुआ था उनकी भी जीत थी कि भाई 10 नंबर हटके नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उनका नाम आ जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी नौकरी करने लग रहे थे 10 नंबर का फायदा लेते हुए, उनके लिए भी ये विन विन वाली सिचुएशन थी। क्यों विन विन वाली सिचुएशन थी, क्योंकि भाई कोई भी इसके अंदर हटाया नहीं जा रहा था, कोई भी इसके अंदर हटाया नहीं जा रहा था और वे जॉब करते रह सकते थे। तो बहुत बढ़िया चीज थी ये। तो भाई आपको केस तो समझ में आ गया, मेन केस क्या था मैंने आपको बता दिया। जैसे इस वाले जजमेंट के अंदर तो नीरज के केस के बारे में बात की हुई है। अगर हम दूसरे के बारे में बात करें, जैसे आप नम्रता का केस देखिए, नम्रता ने क्या कहा, नम्रता ने एलडीसी की पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया था। नम्रता ने एलडीसी की पोस्ट पे अप्लाई किया था और ये कौन सी कैटेगरी की लड़की थी, ये जनरल कैटेगरी की थी। इसने
क्या कहा, इस लड़की ने बताया कि जी मैंने कितने नंबर लेके आई, मैं इस लड़की के 90 में से 90 नंबर थे, 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स से नम्रता के, लेकिन कट ऑफ हमारी कितनी चली गई, 93 मार्क्स पे। ये क्यों चली गई, 10 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक्स के दिए जा रहे थे, जो संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन करते हैं, उसकी वजह से इस लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ। वही सारी बात कोर्ट ने अपनी इस मेन वाले जजमेंट के अंदर कही। तो आपको नम्रता वाला केस समझ में आ गया। उसी तरीके से दीपक दहिया ने केस किया। दीपक दहिया का केस क्या था, इसने पुलिस वाले भर्ती के ऊपर केस किया। इसने क्या बताया, भाई जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी ना, उसमें 400 पोस्ट थी, उसमें कितनी पोस्ट थी, 400, लेकिन ऐसे उसमें कितने बच्चे लगे, केवल 22 ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिनके पास सोशियो इकोनॉमी के नंबर नहीं थे। यानी आप इस चीज को समझ सकते हो, जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके लिए तो सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हो 90 नंबर का पेपर और कट ऑफ आपकी 93 जाने लग रही है। उसी तरीके से दीपक दहिया ने जो केस किया हुआ, उसने और क्या बताया, जो सब इंस्पेक्टर फीमेल की भर्ती है उसके अंदर कितनी पोस्ट थी, 65 पोस्ट थी, और उनमें से केवल 3 ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए जिन्होंने सोशियो इकोनॉमी का बेनिफिट नहीं लिया। उसी तरीके से जो फीमेल कांस्टेबल की भर्ती है उसमें 1100 पोस्ट थी, और आप इमेजिन करके देखिए 1100 में से एक भी बच्चा ऐसा सेलेक्ट नहीं हुआ जिसने सोशियो इकोनॉमी का बेनिफिट नहीं लिया। यानी जनरल कैटेगरी का तो कोई बच्चा इसके अंदर सेलेक्ट हो ही नहीं पाया। इट इज दस सबमिटेड दैट द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैव बीन सेवरली प्लेस्ड एट द डिसएडवांटेज ऑन अकाउंट ऑफ द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेट नोटिफिकेशन। और आप इस चीज को ये मत मानिए कि केवल इसमें जनरल कैटेगरी का नुकसान था, जो बाकी रिजर्व कैटेगरी थी, वही बीसीबी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस वाली, उनके अंदर भी सेम यही हाल था। जिन बच्चों के पास सोशियो इकोनॉमी के नंबर नहीं थे वे बच्चे सिलेक्ट इसके अंदर नहीं होने लग रहे थे। तो इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये भाई पिटीशन डाली हुई थी, और फाइनल इसका भैया आपको मैंने बता ही दिया, 22 मई को ये जजमेंट आई थी। ठीक है, ये ऐतिहासिक फैसला था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। अब हम दोस्तों प्रेजेंट में सिचुएशन देख लेते हैं, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या हुई। तो जैसे कि आपको पता 22 अगस्त तक सरकार को क्या करना था, 22 अगस्त तक इसका रिजल्ट सरकार को रिवाइज कराना है, लेकिन सरकार इसके अंदर क्या चली गई, सरकार इसके अंदर रिव्यू के अंदर चली गई। सरकार ने क्या किया, रिव्यू में गई। आप ये देख सकते हो, रिव्यू पिटीशन इन सिविल रिट पिटीशन। ठीक है, तो रिव्यू एप्लीकेशन सरकार ने डाल दी इन सभी केस में। जैसे आप ये दीपक दहिया वाला केस दे सकते हो, दीपक दहिया वाला किससे रिलेटेड है, जो पुलिस की रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड है दीपक दहिया वाला केस। और ये आप देख सकते हो इसकी सुनवाई कब हुई, 2 सितंबर 2025 को इसकी सुनवाई हुई थी। और सर इसके अंदर क्या हुआ, जो फर्स्ट हियरिंग थी उसके अंदर क्या दिया गया, केवल नोटिस ऑफ मोशन दिया गया है। और अगली डेट यानी कि जब इसकी सुनवाई की जाएगी ढंग से, वो क्या मिली है, 24 सितंबर इसकी अगली डेट दी गई है। ये कौन से वाले केस की मैं बताने लग रहा हूँ, जैसे दीपक दहिया वाला केस है, तो सारे केस एक ही है। जैसे दीपक दहिया एंड अदर है, जब हम इसका स्टेटस चेक करेंगे ना यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन इन सिविल रिट पिटीशन, तो आप देखिए ओरिजिनल स्टेटस पे जब आप क्लिक करते हो तो 22 मई वाली ही जजमेंट खुल जाती है। डिस्पोज ऑन 22 मई माई ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा एंड ऑनरेबल मिसेज जस्टिस मीनाक्षी मेहता। तो जजमेंट ये वही है 22 मई वाली। तो जिस दीपक दहिया ने जो केस किया था, एक आपको समझ में आ गया क्या हुआ, सरकार इसके अंदर क्या चली गई, रिव्यू के अंदर चली गई। और रिव्यू सरकार ने कब फाइल किया, 21 अगस्त 2025 को। आपको पता भाई टाइम इनको कितना मिला हुआ था, टाइम मिला हुआ था 22 अगस्त तक का टाइम था, 22 अगस्त 2025 तक का। और सरकार ने रिव्यू एप्लीकेशन कब फाइल कर दी, 21 अगस्त को सरकार ने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दी। ये मैंने आपको किस केस का दिखाया, दीपक दहिया एंड अदर वाले केस का। ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर केस नंबर और बाकी चीज भी देख सकते हो। 21 अगस्त 2025 को सरकार इसके अंदर रिव्यू के अंदर चली गई। ठीक है, आपको सारी चीज इसके अंदर समझ में आ गई। अब देख लेते हैं जो नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला केस था। चीज ये वही है, ठीक है, सारे केस वही है। मैंने आपको अलग अलग नाम बताए थे, वही नीरज, दीपक, नम्रता, राजवीर, आशीष, पूजा, नेहा, अभिमन्यु, ये सारे एक ही हैं। ठीक है, ये केस पूरा का पूरा एक ही है। तो जो नीरज वाला केस था उसकी सुनवाई भी कब हुई थी, 2/9/2025 को इस वाले केस की भी सुनवाई हुई थी। डबल बेंच के अंदर ये सुनवाई हुई थी। आप ये ऑनरेबल जस्टिस का नाम देख सकते हो क्या क्या था। फर्स्ट हियरिंग के अंदर इसके अंदर भी जनरल सी बातें हुई, और 24 सितंबर को इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट हियरिंग के लिए पुट कर दिया। अब ये नीरज वाले केस के अंदर देखो आप कितनी सारी रिव्यू पिटीशन लगी हुई हैं। अब देखो आप खेल देखना, बहुत सारे जो एडवोकेट होते हैं ना, यूट्यूब के ऊपर आपको कुछ और बताएंगे, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के कुछ और बताएंगे, और एक्चुअल स्टेटस कुछ और होता है। तो ऐसे से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं अभी इसमें किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे वो कौन है। तो नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जैसे आपको पता है नीरज ने किसके ऊपर केस लगाया था, भाई डीएचबी वाला जूनियर सिस्टम इंजीनियर वाला। बाकी तो पूरा का पूरा एक ही है, किस भर्ती के ऊपर लगाया था किस पे नहीं लगाया था उस चीज का ज्यादा इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो 24 सितंबर 2025 को इसको क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये सभी एडवोकेट या हरियाणा के एडीजी वगैरह, डीएजी वगैरह उस वाले केस की जब सुनवाई हो रही थी वहां पे प्रेजेंट थे। अब नीरज वाले केस के अंदर देखो आप,
नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, 22 मई को इसको क्या कर दिया था, डिस्पोज ऑफ कर दिया था। अब इसके अंदर रिव्यू एप्लीकेशन कितनी लगी हुई है, RACW 364 लगी है, 366 लगी है, 379 लगी है, 383 लगी है। अब ये सारी की सारी सरकार तो एक ही लगाएगी, ये चीज तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। ये केस मतलब जो रिव्यू पेटिशन सरकार एक ही लगाई है, इसमें डिटेल देखनी है किस किसने लगाई है। अब ये वाली देखिए आप, 364 वाली किसने लगाई है, एडवोकेट नेम आप ये देख सकते हो, और 22 अगस्त को ये रिव्यू पिटीशन लगाई गई है। उसके बाद आप अगली ये वाले देखिए, ये इन वाले एडवोकेट ने लगाई है, और नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा RACW 366 22 अगस्त को ये वाले रिव्यू पिटीशन भी लगाई गई है। ये वाले देखिए, ये AG हरियाणा ने लगाई है 30 अगस्त 2025 को। तो अलग अलग रिव्यू पिटीशन इस वाले केस के अंदर लगाई गई हैं। जैसे आप ये जजमेंट देखोगे ना, तो पहले नंबर पे इसमें किसका नाम है, इसमें पहले नंबर पे नीरज का नाम, ठीक है। तो जो रिव्यू पिटीशन लगेगी इसी के ऊपर लगा दी, रिव्यू पिटीशन इसी के ऊपर लगा दी गई है, नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपक वाले में अलग से लगाई गई है। कुल मिला के बात तो यही है कि इस वाली पूरी पूरी जजमेंट को चैलेंज किया गया है। रिव्यू के अंदर इसको कहा गया है कि भाई आप अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू कर लीजिए। ऑनरेबल जो जस्टिस है उनको ये बात कही गई है। अब ये डबल बेंच के अंदर दोबारा गई है, ये आप देख सकते हो कौन सी वाली बेंच है। तो भाई नीरज वाले केस का भी आपको समझ में आ गया, चीज तो सारी वही है, ठीक है, घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है। फिर अब इस वाले को देखिए, दीपक वर्सेस अनुराग रस्तोगी एंड अदर। अब ये तीसरे वाला केस आ जाता है, दीपक वर्सेस अनुराग रस्तोगी IS एंड अदर। तो ये मैंने अभी तक आपको कौन क्या बताई है, ये मैंने अभी तक आपको बताई है रिव्यू एप्लीकेशन। ये क्या है, रिव्यू एप्लीकेशन। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस मतलब केस किया हुआ था, जैसे दीपक हो गया, नवीन हो गया, राजवीर, दीप्ति, दीपक दहिया एंड अदर, नम्रता, इन सब ने क्या किया, जो ये स्टूडेंट हैं इनमें से किसी स्टूडेंट ने लगाई होगी, इन्होंने क्या कर दिया, COCP लगाई है, यानी कि कंटेम्प्ट केस लगाया है कि जी 22 अगस्त तक इनको 3 महीने का टाइम मिला गया था। ऑनरेबल जो कोर्ट है उसके अनुसार आपको कितना टाइम मिला था, 22 अगस्त तक का टाइम मिला था। लेकिन आपने 22 अगस्त तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, आपने इस फैसले को लागू नहीं करवाया, आपने इस फैसले को लागू नहीं किया जो सरकार है। तो इन स्टूडेंट ने क्या किया, कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट केस डाल दिया। कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है, अवमानना, यानी कि जो आपने फैसला दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी। ये आप देख सकते हो, सिविल ओरिजिनल कंटेम्प्ट पिटीशन दीपक ने यह डाली है, और किसके खिलाफ, अनुराग रस्तोगी IS एंड अदर। भाई हरियाणा सरकार के खिलाफ हो गई है, जो हरियाणा के सेक्रेटरी हो गए उनके खिलाफ। सार्थक गुप्ता इसके अंदर एडवोकेट है, और इसकी सुनवाई आपकी कब है, आप ये देख सकते हो 4 सितंबर 2025, इसकी सुनवाई आज है। अब इसके अंदर क्या होगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज दिन में इसकी सुनवाई होगी, और इसके अंदर कुछ नहीं होना, इसके अंदर सिंपल आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। नेक्स्ट डेट क्यों मिलेगी, क्योंकि फिलहाल ये केस रिव्यू में जा चुका है। ये केस किस में चला गया, रिव्यू में चला गया, इसलिए COCP का अब कोई मतलब नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट एफर्ट करने लग रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि भाई अभी आपके COCP के ऊपर कोई भी फैसला नहीं आ सकता, क्योंकि ये केस रिव्यू के अंदर जा चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका COCP का केस, इसकी नेक्स्ट डेट आपको कब मिलेगी, इसकी अगली तारीख आपको 24 सितंबर के बाद की मिल जाएगी, क्योंकि 24 सितंबर को क्या है, इसकी रिव्यू के अंदर सुनवाई होने लग रही है। तो जो आप ये केस देख सकते हो COCP का, और जब हम इसके अंदर ओरिजिनल स्टेटस पे चेक करेंगे ना, CWP 6731, तो पूरा का पूरा वही केस खुल जाता है, दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसका 22 मई को फैसला आया था। तो चीज़ वो सारी की सारी वही है, ठीक है। जैसे आप देखिए, दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सारी चीज़ ये वही है। इसको आप मोनिका रमन वाला केस समझ लो, दीपक दहिया वाला केस समझ लो, नम्रता वाला केस समझ लो, या कोई भी केस समझ लो, केस ये वही है जिसका फैसला कब आया था, 22 मई 2025 को आया। और हम आगे की बात करें भाई, फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर हम प्रेजेंट में सिचुएशन देखें ना, आपको पता है 31 मई 2024 को जो CET से रिलेटेड केस था, उसके अंदर जो 5 नंबर थे सोशियो इकोनॉमिक, उसको भी असंवैधानिक घोषित किया गया था डबल बेंच के द्वारा। अब 22 मई 2025 को भी असंवैधानिक घोषित किया गया। तो कुल मिला के होना क्या है, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस है, जो आपके 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक है ना, ये तो खत्म होने ही होने हैं, क्योंकि बार बार इसको ऐसे बताने घोषित किया गया है। आर्टिकल 14, 15 और 16 का ये बार बार उल्लंघन करता हुआ ऐसा कोर्ट ने इसको कहा है। जैसे कि मैंने आपको इस वाले पॉइंट के अंदर बता ही दिया था, भैया आर्टिकल 14, 15 और 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये उल्लंघन करता है। और जो 10 बोनस मार्क्स मिलते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के, हम उनको क्या करते हैं, सेट असाइड करते हैं। और ये सरकार, उसने ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लागू रहने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि रिव्यू के अंदर कुछ खास होगा, मुझे नहीं लगता रिव्यू के अंदर कुछ खास होगा, लेकिन वो तो ऑनरेबल जो कोर्ट है वहीं डिसाइड करेगी, उसके अंदर हम ज़्यादा कुछ कहने वाले होते नहीं हैं।
लेकिन जब बार बार कोर्ट उस चीज़ को कहने लग रही है भाई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं, तो इस चीज़ के चांस बहुत कम रह जाते हैं कि भाई अब इसके ऊपर कोई अलग टाइप का डिसीजन हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है जो सर बाकी और चीज़ें लिखी गई है ना कि भाई नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, क्या सभी भर्तियों की होगी? क्या 2019 में जो आई अधिसूचना थी उसके आधार पे होने वाली सभी की होगी, या केवल जिनके ऊपर केस है उनकी होगी, या केवल पेटिशन को फायदा मिलेगा जो केवल पेटिशनर है? सरकार ये भी कह सकती है कि जी इतने बड़े लेवल के ऊपर फेरबदल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, जिन बच्चों ने केवल पेटिशन डाली हुई है ना, हम केवल उनको फायदा प्रोवाइड कर देते हैं। एक ऑप्शन इसके अंदर ये भी हो सकता है, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है केवल जिन जिन रिक्रूटमेंट के ऊपर केस है उनका ऊपर हो। कोर्ट सरकार से ये भी जवाब मांग सकती है कि भाई आप ये बताओ कि अगर आप इस फैसले को लागू करते हो तो कितने स्टूडेंट के ऊपर इससे फर्क पड़ सकता है, जो इससे इफेक्टेड स्टूडेंट है उनका नंबर क्या है, जो प्रेजेंट जॉब करने लग रहे हैं ऐसे कितने सारे भी हैं जो नई मेरिट से बाहर हो जाएंगे। वैसे नौकरी तो किसी की नहीं जाने वाली, तो ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, तो किसी को चिंता करने की तो वैसे इसमें जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी इन जनरल कोर्ट ये वाला सवाल जवाब करा जा सकता है भाई कितने स्टूडेंट इससे इफेक्ट होने लग रहे हैं, कितने नई मेरिट में आ सकते हैं, कितने बाहर जा सकते हैं। वैसे फर्क तो इससे पड़ना काफी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है 90 नंबर का पेपर होगा और 93 कट ऑफ जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे भाई जो 90 से लेकर 93 वाले में तो सारे के सारे बाहर हो ही जाने हैं। जो एक्चुअल बच्चे जिन्होंने भाई पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म किया वे सेलेक्ट हो जाने, तो फर्क तो काफी अच्छा खासा पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन फिर भी एक ऐसा भाई सवाल जवाब कोर्ट के अंदर ऐसा हो सकता है। बाकी वे ऐड मैंने बता दिया, आगे जो जो इसमें केस वगैरह हो रखे हैं वे भी मैंने आपको सारे बता दिए। भाई कितनी सारी इसके अंदर रिव्यू एप्लीकेशन जा चुकी हैं, COCP भी इसके अंदर फाइल हो चुका है। बाकी जब तक रिव्यू के ऊपर फैसला नहीं आ जाता तब तक COCP के ऊपर भी कोई फैसला नहीं आएगा। किन किन ने केस किया हुआ था, क्या क्या इसके ऊपर भाई इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट थी, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करी है। जो एक्चुअल चीज़ें हैं भाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के हैं या और इन जनरल डॉक्यूमेंट है, वहीं से पढ़ के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने मन से ना तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा जोड़ूं ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा कम करूं। सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल सोर्स के माध्यम से जो भाई वेबसाइट है या भाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनके माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पे भी बहुत कम सब्सक्राइबर है, आप चैनल पे सब्सक्राइबर को इंक्रीज करवाइए, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करवाइए, फैमिली मेंबर से इसको सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो चैनल पे आप 10,000 सब्सक्राइबर करवाइए, उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, रिसर्च करने का, एनालिसिस और अच्छा करने का। जो एक्सेल एनालिसिस है वो तो हमारा ऑल ओवर हरियाणा फेमस है, ठीक है। ऑल ओवर हरियाणा छोड़ो, एक्सेल एनालिसिस तो जो SSC के एग्जाम का हमारा एनालिसिस होता है ऑल ओवर इंडिया फेमस है। तो एक्सेल एनालिसिस आपको एक नंबर का हम एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है प्रॉपर फैक्ट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि भाई तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में कुछ आपको गलत बता दिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसका जो भी फैसला हो, जो पेटिशनर हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, जिन्होंने COCP डाली है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, और कई जो स्टूडेंट ऑलरेडी लग चुके हैं इन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन डाली है, वो तो आप समझ ही गए होंगे किस किसने डाली है, ठीक है। नाम मैंने किसी का नहीं लिया, बाकी वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा। तो उनके लिए भी बेनिफिट हो, सभी के लिए बेनिफिशियल हो ये चीज़। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड